नमस्कार, मैं आलोक सिंह फार्मास्यूटिकल ज्यूरिस्प्रूडेंस के फार्मेसी एक्ट 1948 के अंदर फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया के बारे में आप लोगों के साथ कुछ जानकारी हासिल करने की कोशिश कर रहा हूं। पिछली क्लास में हम लोगों ने ये स्टडी किया कि फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया के अंदर कितने मेंबर्स पाए जाते हैं और कौन कौन से मेंबर्स पाए जाते हैं। अब हम लोग जानने की कोशिश करेंगे कि जो मेंबर्स फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया के हैं उनके ऊपर कौन कौन से रूल्स एंड रेगुलेशंस लागू होंगी, या जो हमारी फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया है उसके कॉन्स्टिट्यूशन और कंपोजिशन में क्या क्या कंडीशंस फार्मेसी एक्ट के द्वारा लगाई गई हैं। इस टॉपिक के ऊपर यदि एग्जाम में प्रश्न आ रहा है कि राइट डाउन कॉन्स्टिट्यूशन एंड कंपोजिशन ऑफ फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया, उस समय सिर्फ हमें मेंबर्स का नाम लिखने से काम नहीं चलेगा, हमें उन कंडीशंस को भी वहाँ पे लिखना होगा जो कंडीशंस फार्मेसी एक्ट ने लगाई हैं फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया के ऊपर, उनके रिगार्डिंग देयर वर्किंग, रिगार्डिंग द वर्किंग ऑफ द फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया। तो आज का टॉपिक स्टार्ट करने से पहले हम लोग थोड़ा सा रिकैप कर लेते हैं, रिवाइज कर लेते हैं पिछले क्लास को। वहाँ पे बताया गया कि फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया के अंदर कुछ मेंबर्स होंगे और मेंबर्स को 4 ग्रुप में डिवाइड किया गया: इलेक्टेड मेंबर्स, नॉमिनेटेड मेंबर्स, रिप्रेजेंटेटिव्स एंड एक्स ऑफिशियो मेंबर्स। सबसे पहले नॉमिनेटेड मेंबर्स के बारे में जानने की कोशिश करते हैं। नॉमिनेटेड मेंबर्स को याद रखना बहुत आसान है कि जो सेंट्रल, जो गवर्नमेंट बॉडी है, गवर्नमेंट बॉडी मीन्स सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट और यूनियन टेरिटोरी, कि सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट और यूनियन टेरिटोरी कुछ मेंबर्स को नॉमिनेट करते हैं। इनमें से यूनियन टेरिटोरी एक रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट को नॉमिनेट करेगा। हर जितने भी यूनियन टेरिटोरी होगा, ईच यूनियन टेरिटोरी विल नॉमिनेट 1 रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट। ईच स्टेट गवर्नमेंट विल नॉमिनेट 1 रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट एंड सेंट्रल गवर्नमेंट नॉमिनेट 6 मेंबर्स। ये जो 6 मेंबर्स नॉमिनेट हो रहे हैं उनमें कम से कम 4 के पास फार्मेसी की डिग्री या डिप्लोमा होना चाहिए और वो फार्मेसी प्रोफेशन में इंगेज होने चाहिए। तो ये हो गया हमारी, दीज आर द नॉमिनेटेड मेंबर्स। अब इलेक्टेड मेंबर्स, पहले क्या था हमारा गवर्नमेंट बॉडी, अब हमारी है गवर्नमेंट एजेंसीज। गवर्नमेंट एजेंसीज कौन कौन सी हैं? यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन, मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया एंड स्टेट फार्मेसी काउंसिल। ये 3 बॉडी हैं, यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन, मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया एंड स्टेट फार्मेसी काउंसिल। ये जो मेंबर्स, ये जो 3 बॉडीज़ हैं, ये मेंबर्स को इलेक्ट करते हैं। सबसे पहले हर एक स्टेट फार्मेसी काउंसिल मीन्स इंडिया के अंदर जितने भी स्टेट फार्मेसी काउंसिल हैं वो सभी अपने अपने यहाँ से एक मेंबर को इलेक्ट करके फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया के यहाँ भेजेंगे। दूसरा कि जो मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया है, इनके अंदर जितने मेंबर्स हैं वो अपने आप में से ही किसी एक पर्सन को इलेक्ट करेंगे और वो पर्सन फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया का भी मेंबर होगा। और थर्ड पॉइंट है कि जो यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन है, ये यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन 6 मेंबर्स को इलेक्ट करेंगे। मीन्स यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन की जो टीचर्स हैं वो टीचर्स 6 यूनिवर्सिटी के टीचर्स को नॉमिनेट करेंगे जो फार्मेसी की डिग्री या डिप्लोमा प्रोवाइड करते हैं। जब ये 6 मेंबर्स को इलेक्ट कर रहे होंगे उनमें इस बात का ध्यान रखना होगा कि कम से कम एक टीचर हर एक सब्जेक्ट का हो और वो सब्जेक्ट्स हैं फार्मेसी, फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री, फार्माकोग्नोसी एंड फार्माकोलॉजी। नेक्स्ट पॉइंट आ गया रिप्रेजेंटेटिव। जो इंडिया के अंदर एजुकेशन सिस्टम है वो 2 बॉडी कंट्रोल करती हैं। एक का नाम है यूजीसी, जिसको हम लोग कहते हैं यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन, और दूसरा हमारा है AICTE, जिसे हम लोग कहते हैं ऑल इंडिया काउंसिल ऑफ टेक्निकल एजुकेशन। तो एक मेंबर
यूजीसी के रिप्रेजेंटेटिव होंगे और एक मेंबर AICTE के रिप्रेजेंटेटिव होंगे। और लास्ट टॉपिक हमारा है दैट इज द एक्स ऑफिशियो मेंबर्स। 3 एक्स ऑफिशियो मेंबर्स हैं। नंबर 1 डायरेक्टर जनरल ऑफ हेल्थ सर्विसेज, नंबर 2 ड्रग कंट्रोलर ऑफ इंडिया एंड नंबर 3 डायरेक्टर ऑफ द सेंट्रल ड्रग लेबोरेटरी। इसके डिटेल हम लोगों ने पिछले क्लास में स्टडी कर लिया। अब हम लोग ये जानेंगे कि फार्मेसी एक्ट ने क्या क्या कंडीशंस लगाई हैं फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया के ऊपर। उन कंडीशंस को अब हम लोग डिस्कस करेंगे। तो चलिए आज हम लोग क्लास शुरू करते हैं। कंडीशंस फ्रेम्ड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट टू कंट्रोल फंक्शंस ऑफ द फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया। सबसे पहले कि जो मेंबर्स, जितने भी मेंबर्स हैं इलेक्टेड, नॉमिनेटेड, एक्स ऑफिशियो या रिप्रेजेंटेटिव, ये सारे मेंबर्स आपस में मिल करके एक प्रेसिडेंट और एक वाइस प्रेसिडेंट को इलेक्ट करेंगे। मींस जितने भी मेंबर्स होंगे उन मेंबर्स में से सारे मेंबर्स किसी एक को प्रेसिडेंट इलेक्ट करेंगे और किसी एक को वाइस प्रेसिडेंट इलेक्ट करेंगे। उसके बाद ये मेंबर्स एक कमेटी फ्रेम करेंगे। उस कमेटी का हम लोग नाम देंगे एग्जीक्यूटिव कमेटी। एग्जीक्यूटिव कमेटी के अंदर जो मेंबर्स होंगे वो होंगे हमारे प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, एक्स ऑफिशियो मेंबर्स एंड 5 अदर मेंबर्स इलेक्टेड बाय द फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया। अब प्रश्न ये है कि एग्जीक्यूटिव कमेटी क्यों बनाई गई, इसका क्या पर्पस है। जो फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया है इसके अंदर जो मेंबर्स हैं वो कंट्री के डिफरेंट पार्ट से आएंगे और किसी न किसी पेरेंट्स ऑर्गेनाइजेशन से वो अटैच होंगे और वहाँ पर उनकी अपनी ड्यूटी या अपना कोई उनकी इंगेजमेंट होंगी। ये पॉसिबल नहीं है उनके लिए कि वो हमेशा या फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया के डे टू डे एक्टिविटी को कंट्रोल कर सकें, उनको रेगुलेट कर सकें या उसे परफॉर्म कर सकें। इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए एक छोटी सी कमेटी बनाई जाती है और ये कमेटी फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया के जो डे टू डे एक्टिविटीज़ होंगी, डे टू डे फंक्शनिंग होंगी, उन फंक्शनिंग्स को रेगुलेट करेंगे। और इस एग्जीक्यूटिव कमेटी के अंदर मेंबर्स कौन कौन से हैं जान चुके हम लोग। दीज आर द प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, एक्स ऑफिशियो मेंबर्स एंड 5 अदर मेंबर्स इलेक्टेड बाय द फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया। फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया अपने स्टाफ को भी रिक्रूट करेगा टू परफॉर्म डे टू डे एक्टिविटी ऑफ द काउंसिल। और सबसे पहले एक सेक्रेटरी की अपॉइंटमेंट की जाएगी। जो सेक्रेटरी होंगे वो काउंसिल के रजिस्ट्रार भी होंगे और काउंसिल का ट्रेजरर भी होगा। मीन्स सेक्रेटरी विल आल्सो एक्ट एज रजिस्ट्रार ऑफ द काउंसिल एंड ट्रेजरर ऑफ द काउंसिल। सेक्रेटरी के अलावा कुछ सपोर्टिंग स्टाफ भी अपॉइंट किए जाएंगे और उन्हें कहेंगे कि ये इनके क्लरिकल स्टाफ है या ये इनके मिनिस्टेरियल स्टाफ है। मीन्स फार्मेसी काउंसिल को अथॉरिटी है कि वो एक सेक्रेटरी को, कुछ मिनिस्ट्रियल स्टाफ को और कुछ क्लरिकल स्टाफ को अपॉइंट कर सकती हैं, बट विथ ड्यू परमिशन फ्रॉम द सेंट्रल गवर्नमेंट। काउंसिल इन लोगों की सर्विस कंडीशंस को फिक्स कर सकती हैं कि जो पर्सन से अपॉइंट हो रहे हैं उनकी क्या सर्विस कंडीशंस होंगी, क्या उनकी क्वालिफिकेशंस होंगी, क्या उनका रिटायरमेंट एज होगा, क्या उनकी वर्किंग आवर्स होंगी और कितनी उन्हें सैलरी पे की जाएगी। ये सारी चीज़ें सेंट्रल काउंसिल मीन्स फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया फिक्स कर सकती हैं, बट विथ ड्यू परमिशन फ्रॉम द सेंट्रल गवर्नमेंट। ये हो गया हमारी स्टाफ के बारे में। अब हम लोग अपने कुछ वैकेंसीज़ के बारे में जानने की कोशिश करते हैं कि वैकेंसीज़ किस तरह से क्रिएट हो सकती हैं। जब हम वैकेंसी की बात कर रहे होते हैं, वैकेंसी मतलब क्या हो गया कि किसी स्टाफ की वैकेंसी नहीं है या किसी जो वहाँ पे जो स्टाफ अपॉइंट किया गया उसकी वैकेंसी नहीं है, मेंबर्स की।
कि जो मेंबर्स हमारे फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया के अंदर हैं और किसी कारण से उनकी मेंबरशिप वहाँ से ख़त्म हो सकती हैं, और वो किस तरह से ख़त्म होती हैं और वहाँ पे उनकी किस तरह से वैकेंसी क्रिएट होती है, किस तरह से उनका पोस्ट खाली होता है, और फिर हम दोबारा किस तरह से उस पोस्ट को फिल करते हैं, उस मेंबरशिप को फिल करते हैं, उसके बारे में हम लोग जानने की कोशिश करेंगे। दैट इज़ द नेक्स्ट पार्ट ऑफ द दिस कंडीशंस कि वैकेंसीज क्रिएटेड बाय द मेंबर्स। किसी भी मेंबर्स को पावर है, अथॉरिटी है, उनकी इच्छा है, किसी भी टाइम अपने मेंबरशिप से वो रेजिग्नेशन दे सकते हैं, और जब रेजिग्नेशन देंगे हमेशा रेजिग्नेशन इन राइटिंग देंगे और वो प्रेसिडेंट को देंगे, काउंसिल के प्रेसिडेंट को देंगे, और प्रेसिडेंट उनके रेजिग्नेशन को एक्सेप्ट कर लिया तो उस कंडीशन में उनकी मेंबरशिप खत्म हो गई और वो जिस पोस्ट को ऑक्युपाई कर रहे थे, नॉमिनेटेड हो या इलेक्टेड हो, वो पोस्ट वैकेंट समझी जाएगी। मेंबर्स के लिए मस्ट है कि इन्हें काउंसिल्स के हर मीटिंग को अटेंड करना है। यदि किसी कारण से काउंसिल्स के 3 रेगुलर मीटिंग्स को अटेंड नहीं कर पा रहे हैं तो उस कंडीशन में प्रेसिडेंट उनसे एक्सप्लेनेशन पूछ सकता है कि आप कंटिन्यूसली 3 रेगुलर मीटिंग में एब्सेंट रहे, अपने पोजीशन को एक्सप्लेन करें। यदि मेंबर्स का एक्सप्लेनेशन सेटिस्फैक्ट्री रहेंगे तब तो उनका मेंबरशिप कंटिन्यू रहेगा। यदि प्रेसिडेंट को ऐसा महसूस हुआ या उनकी ऐसी ओपिनियन हुई कि इनकी जो एक्सप्लेनेशन है वो एक्सप्लेनेशन सेटिस्फैक्ट्री नहीं है, उस कंडीशन में उनकी मेंबरशिप होगी वो मेंबरशिप कैंसिल कर दी जाएगी या उनका मेंबरशिप पे सीज कर लिया जाएगा। अगला कंडीशन है, कुछ मेंबर्स हैं जैसे टीचर्स हैं वो यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन के से आ रहे हैं, कुछ मेंबर्स हैं जो मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया से आ रहे हैं, कुछ मेंबर हैं जो स्टेट फार्मेसी काउंसिल से आ रहे हैं, और कुछ मेंबर हैं इसलिए इलेक्ट या नॉमिनेट हुए क्योंकि वो रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट थे। यदि किसी भी कारण से उनकी ओरिजिनल ऑफिस में, उनकी पेरेंट्स बॉडी में उनकी मेंबरशिप या उनकी जॉब या उनका रजिस्ट्रेशन कैंसिल हो जाता है तो ऑटोमेटिकली उनके मेंबरशिप फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया से भी कैंसिल हो जाएगी। जैसे फॉर एग्जांपल लें, कोई टीचर है यूनिवर्सिटी के और वो रिटायर हो गए, तो आफ्टर रिटायरमेंट जब वो रिटायर्ड हो जाएंगे तब वो यूजीसी के मेंबर टीचर नहीं रहे और उस कंडीशन में उनकी फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया की मेंबरशिप भी कैंसिल मान ली जाएगी या कैंसिल कर दी जाएगी। सपोज करें कोई मेंबर मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया से आ रहा है और किसी कारण से उनकी मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया के अंदर मेंबरशिप ख़त्म हो गई, तो यहाँ पर भी फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया की मेंबरशिप भी उनकी ख़त्म हो जाएगी। ठीक इसी तरह कुछ पर्सन ऐसे हैं जो स्टेट फार्मेसी काउंसिल से इलेक्ट होकर आ रहे हैं, किसी कारण से स्टेट फार्मेसी काउंसिल में उनकी मेंबरशिप सीज कर ली गई, कैंसिल कर दी गई, तब उनकी मेंबरशिप यहाँ पे फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया में भी ख़त्म हो जाएगा। ठीक उसी तरह यदि कोई रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट है और इस कारण वो इलेक्ट हुआ है या नॉमिनेट हुआ है कि वो रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट है और किसी भी कारण से उनकी रजिस्ट्रेशन कैंसिल कर दी जा रही है एज ए फार्मासिस्ट, तब उस कंडीशन में उनकी मेंबरशिप फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया से भी कैंसिल हो जाएगी। तो इस तरह से हम लोगों ने ये देखा कि फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया में किस तरह वैकेंसी क्रिएट होती हैं फॉर द मेंबरशिप। अब जो पोस्ट या जो वैकेंसी क्रिएट हो रही हैं उसको हम फ्रेश नॉमिनेशन या फ्रेश इलेक्शन से फिल करेंगे। यदि वो नॉमिनेटेड मेंबर है तो उसी कैटेगरी से उस बॉडी के द्वारा किसी दूसरे मेंबर को नॉमिनेट करवाया जाएगा। यदि वो इलेक्टेड पर्सन है तो जिस बॉडी से आए हैं उसी बॉडी से किसी दूसरे पर्सन का इलेक्ट करवाया जाएगा। और जो फ्रेशली नॉमिनेटेड या इलेक्टेड मेंबर्स हैं उनकी जो ड्यूरेशन होगी मेंबरशिप की वो 5 साल नहीं होगी। पहले उन्होंने क्या स्टडी किया था कि मेंबर्स आर इलेक्टेड और नॉमिनेटेड फॉर द 5 years।
लेकिन यदि कोई इन मीड कि 5 साल के लिए फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया कंस्टिट्यूट किया गया और बीच में उनको मेंबरशिप दी जा रही है, तब इस कंडीशन में उनकी मेंबरशिप रेजिड्यूअल पीरियड के लिए मेंटेन रहेगी, रेजिड्यूअल ड्यूरेशन के लिए मेंटेन रहेगी। अब यहाँ वर्ड हम यूज़ कर रहे हैं रेजिड्यूअल ड्यूरेशन। इसका मतलब क्या हुआ कि सपोज करें कि कोई पोस्ट वैकेंट हो रहा है आफ्टर 3 ईयर्स से, तो रेजिड्यूअल पीरियड कितना बचा? 2 ईयर्स से। तो जो पर्सन जो फ्रेश नॉमिनेटर या इलेक्ट हो रहे हैं वो 2 साल के लिए उनके पास पीसीआई की मेंबरशिप पे रहेगी। इसी तरह से यदि वो कोई पोस्ट वैकेंट हो रहा है आफ्टर 4 ईयर्स, तो इन जो रेजिड्यूअल पीरियड हुआ वो 1 ईयर हुआ। यदि पोस्ट वैकेंट हो रहा है आफ्टर 2 ईयर्स, तो रेजिड्यूअल पीरियड हुआ वो हमारा 3 ईयर्स हुआ। मीन्स कि जो भी फ्रेशली नॉमिनेटेड या इलेक्टेड मेंबर होंगे उनकी मेंबरशिप फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया में रेजिड्यूअल पीरियड के लिए ही या रेजिड्यूअल ड्यूरेशन के लिए ही रहेंगे। जो भी मेंबर्स हैं वो इलेक्ट हुए हैं या उनकी मेंबरशिप किसी कारण से खत्म हो गई है, तो दे आर एलिजिबल फॉर री इलेक्शन एंड री नॉमिनेशन। मीन्स कि आफ्टर 5 ईयर्स उनका दोबारा से री इलेक्शन या री नॉमिनेशन किया जा सकता है। जब हम ये स्टडी करते हैं फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया, तो हम लोगों ने सबसे पहला पॉइंट ये स्टडी किया कि फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया कंस्टिट्यूट की जाती है फॉर द 5 ईयर्स और 5 ईयर्स के बाद फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया डिसॉल्व कर दी जाती हैं और दूसरी पीसीआई कंस्टिट्यूट की जाती हैं। इसके लिए कुछ वर्ड इस फार्मेसी एक्ट में मेंशन किया गया है और सबसे पहला वर्ड कहा गया कि जो पीसीआई है, जो फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया है, ये एक कॉरपोरेट बॉडी है। हम वर्ड यूज़ कर रहे हैं कॉरपोरेट बॉडी। जब कॉरपोरेट बॉडी, इस कॉरपोरेट बॉडी का मीनिंग क्या हुआ? कॉरपोरेट बॉडी का मतलब ऐसा होता है कि कोई भी ऑर्गेनाइजेशन जहाँ पे बहुत सारे मेंबर्स हैं, बहुत सारे उसके स्टाफ है या कुछ भी कर ले, और वो जो ऑर्गेनाइजेशन के मेंबर्स हैं वो अलग अलग फील्ड से आ रहे हैं। मीन्स एक ही फील्ड के सारे स्टाफ नहीं हैं, सारे जो मेंबर्स हैं वो अलग अलग फील्ड से आ रहे हैं और वो सारे आपस से मिलकर एक बॉडी को कंस्टिट्यूट कर रहे हैं। तब हम उस बॉडी को कहेंगे इट इज़ द कॉरपोरेट बॉडी। जो फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया है इसे भी हम कॉरपोरेट बॉडी कहेंगे, क्योंकि यहाँ पे जो मेंबर्स हैं वो डिफरेंट फील्ड से हैं। कुछ रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट हैं, कुछ यूनिवर्सिटी के टीचर्स हैं, कुछ मेंबर मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया के मेंबर्स हैं और कुछ नॉन फार्मेसी पर्सन्स भी यहाँ पे होते हैं। मीन्स कि अलग अलग फील्ड से सभी लोग आए और एक बॉडी को कंस्टिट्यूट किया और उस बॉडी का नाम दिया गया फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया। इसलिए फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया है, दैट इज़ द एक वन कॉरपोरेट बॉडी। दूसरा वर्ड है परपेचुअल सक्सेशन, कि फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया के पास परपेचुअल सक्सेशन होता है। सक्सेशन का मतलब क्या हुआ कि सपोज करें कि एक फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया कंस्टिट्यूट की गई फॉर द 5 ईयर्स से, 5 साल के बाद वो डिसॉल्व हो गई और दूसरी फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया कंस्टिट्यूट हो गई। तो जो दूसरी फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया होगी, दे विल बी द ऑनर ऑफ ऑल प्रॉपर्टी मूवेबल और इमूवेबल ऑफ द प्रीवियस काउंसिल, कि प्रीवियस काउंसिल के पास जो भी प्रॉपर्टी है वो मूवेबल हो या इमूवेबल हो, या जो भी उनकी फंक्शनिंग हो रही हो, जो फंक्शनिंग कंटिन्यूस चल रही हैं, वो सारी की सारी फंक्शनिंग्स की जो प्रोसीडिंग्स हैं वो प्रोसीडिंग्स ट्रांसफ़र हो जाएंगी फ्रॉम द फर्स्ट प्रीवियस काउंसिल टू नेक्स्ट काउंसिल। और जब इस तरह की चीज़ें ट्रांसफ़र होती हैं तो उसके लिए वर्ड है दैट इज द परपेचुअल सक्सेशन। फिर कहा जा रहा है कॉमन सील, कि फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया की अपनी एक सील होगी और वो जो सील होगी वो कॉमन होगी। मींस फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया डिसॉल्व हो गई और दूसरी काउंसिल भी बन गई, तो जो दूसरी काउंसिल होंगी उन्हीं सील का यूज़ करेंगे जो प्रीवियस काउंसिल ने यूज़ किया था। तो हम लोगों ने ये जाना वर्किंग में कि जो फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया है ये एक कॉरपोरेट बॉडी है
इसके पास परपेचुअल सक्सेशन है कि उनके प्रॉपर्टी मूवेबल और इमूवेबल के वो ऑनर होंगे, और वो जो सील है, जो कॉमन सील है, उस सील को वो यूज कर सकते हैं। फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया और एग्जीक्यूटिव कमेटी एक साल में जो भी फंक्शन कर रही हैं या जो भी मीटिंग अरेंज कर रहे हैं, उन मीटिंग्स का वो एक मिनट्स ऑफ मीटिंग बनाएंगे। जब वर्ड यूज करते हैं मिनट्स ऑफ मीटिंग, मतलब कि जो मीटिंग की गई उस मीटिंग में क्या डिसीजन लिया गया, क्या रोड मैप तैयार किया गया, क्या एक्शन लेना है, क्या नेक्स्ट पॉलिसी डेवलप करनी है, जो भी चर्चाएं होंगी उन सभी को एक राइटिंग के फॉर्म में रखेंगे और उससे हम कहेंगे मिनट्स ऑफ मीटिंग। कि जो फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया है हर साल जो भी मीटिंग करेंगी, या जो एग्जीक्यूटिव कमेटी है वो जो भी मीटिंग अरेंज कर रही हैं उसका एक मिनट्स ऑफ मीटिंग तैयार करेंगे, और अपने इस मिनट्स ऑफ मीटिंग को वो हर साल एनुअली सेंट्रल गवर्नमेंट को सबमिट करेंगे, ताकि सेंट्रल गवर्नमेंट को ये पता चलता रहे कि फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया क्या जॉब परफॉर्म कर रही हैं। फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया की जो फाइनेंसिंग होती है वो सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा की जाती हैं, और फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया को अपने सारे एक्सपेंडिचर्स का एक अकाउंट मेंटेन करना पड़ता है, और उस अकाउंट की ऑडिटिंग सेंट्रल गवर्नमेंट करवा सकती हैं, और जो बॉडी उस अकाउंट की ऑडिटिंग करेगा उसे हम लोग कहते हैं ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। तो इस तरह से हम लोगों ने आज ये जाना कि कौन कौन सी कंडीशंस हैं, जो कंडीशंस हमारे इस फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया के ऊपर लागू होती हैं, और इस तरह से हमारा ये चैप्टर फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया कॉन्स्टिट्यूशन एंड कंपोजिशन कंप्लीट हुई। मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि आपको ये सारी टॉपिक्स अच्छी तरह से समझ में आ गई होंगी, सारी क्लैरिटी हो गई होंगी। फिर भी यदि कोई डाउट है, कोई क्वेश्चन है, तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें, मैं उसका जवाब दूंगा। और मैं आपको धन्यवाद देता हूँ कि आप हमारे साथ इस वीडियो में कंटिन्यूअसली प्रेजेंट रहीं और हमारी बातों को ध्यान से सुना। मैं एक बार अगेन आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि किसी तरह का कोई प्रॉब्लम हो, कोई भी टॉपिक हो, तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। यह भी लिखें इस वीडियो के अंदर आपको क्या परेशानी हुई, कौन सा पॉइंट मैं समझाने में ठीक से समझा नहीं पाया, या मुझे और किस तरह से अपने आप को इम्प्रूव करना है, इसके बारे में भी अपनी सजेशन ज़रूर दें। Thank you very much for viewing this video.